स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में हिंसा पर ममता सरकार का कलकत्ता हाईकोर्ट में सबसे बड़ा झूठ पेश किया हलफनामा, कहा चुनाव के बाद नहीं हुई हिंसा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, सीबीआई की एफआईआर को बनाया आधार। कोरोना पर सोनिया गांधी की चिट्ठी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का करारा जवाब, कहा अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है कांग्रेस। केजरीवाल ने की वैक्सीन फॉर्मूला सार्वजनिक करने की मांग, कहा दूसरी कंपनियां भी बनाए टीका, बीजेपी ने केजरीवाल मॉडल पर उठाया सवाल। टिकरी बॉर्डर पर युवती से गैंगरेप केस में किसान आंदोलन के अगवा योगेंद्र यादव को हरियाणा पुलिस ने भेजा नोटिस, कई घंटे तक पूछताछ। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल हिंसा पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसाओं पर ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। ये रिपोर्ट नहीं, झूठ का पुलिंदा है। इसमें कहा गया है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कोई हिंसा नहीं हुई है, जबकि 5 मई को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 6 मई को केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन पर हमला किया गया था। डॉक्टर साहब, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। भाई झूठ कहाँ वो बोल रही है, वो तो सत्य बता रही है और हाईकोर्ट ने इसको अप्रिशिएट किया है। ये देखिए, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। हाईकोर्ट ने बकायदा तलब करके पूछा कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे। जो पीआईएल डाला गया है वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी के हनन का, इतना बड़ा अधिकार के ऊपर हनन हो रहा है लोगों के, और हाईकोर्ट कह रही कि वायलेंस में तो दोनों ही इन्वॉल्व है। अब ये असर्टेन हम बाद में करेंगे कि कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, बीजेपी वाले या टीएमसी के, लेकिन इतना ज़रूर हाईकोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस वायलेंस को रोकने में। अब इस तरह के उच्च न्यायालय से कैसे न्याय की आप गुहार लगा सकती हैं? वहाँ कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि जज साहब को तो ये पूछना चाहिए, अगर हिंसा हुआ नहीं तो 16 लोगों को जो ममता बनर्जी की सरकार ने कंपनसेशन देने की बात कही है वो किसे देगी? वो क्या आम के बगीचे में घूमने टहलने के लिए गए थे और सिर के ऊपर आम गिर गया पका हुआ और वहां उसकी मौत हो गई, इस वजह से वो 16 लोगों को वो बकायदा 2-2 लाख रुपए कंपनसेशन दे रही है? तो ये मसला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अदालतें ऐसे काम करेंगी जहां पूरी दुनिया में उसके वीडियोस, लोगों की गुहार, चीख मैंने सोशल मीडिया पे हर जगह सुनाई दे रही हो और कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी आती हो, तो कोर्ट पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर अनिल देशमुख पर। 100 करोड़ के वसूली कांड में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ये केस दर्ज किया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस केस के आधार पर देशमुख के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र के वसूली गैंग का खेल खत्म हो चुका है। उद्धव सरकार का क्या होगा जिसके संरक्षण में ये सारा खेल चल रहा था? देखिए, ये दरअसल जो ईडी की एंट्री हुई है वो अघाड़ी सरकार और खास करके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, जो अब तक अपने इस मंत्री को बचाते चले आ रहे थे, अब इनका बहुत ही स्थिति खराब होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने सीबीआई की जांच के खिलाफ आपने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अनिल देशमुख हाईकोर्ट चले गए। अनिल देशमुख ने कहा कि भाई ये हमारे खिलाफ जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसकी सुनवाई अभी चल रही है। उन्होंने ये मांगा था कि भाई हमारे खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन न लिया जाए सीबीआई के द्वारा, तो उस पर हाईकोर्ट ने मामला को टाल दिया। अब मामला बिगड़ता हुआ देख, क्योंकि सीबीआई के पास वो सारी जानकारियां हाथ लग गई है कि ये जो वसूली का पैसा ये लोग कहाँ 1 2 का 4 4 2 का 1 करते थे, तो उसकी पूरी जानकारी जैसे आई
कैसा लगा कि भाई सब लोग फंसने वाले हैं, तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि जो सीबीआई कर रही है वो अनऑथराइज्ड है, इलीगल है। आपने तो सिर्फ वसूली के लिए कहा था, लेकिन सीबीआई तो और भी कई कई जगहों पे जाकर के वो तहकीकात कर रही है, छापेमारी कर रही है। ये तो सीबीआई से नहीं कहा गया था, तो उसकी भी सुनवाई अभी चल रही है। तो अभी तो सीबीआई की जांच को लेकर के ये अघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परेशान चल रहे थे। तो सीबीआई क्या का अधिकार क्षेत्र क्या है, सीबीआई क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसका फैसला तो हाईकोर्ट के अंदर होगा। लेकिन इस बीच ईडी की एंट्री हो गई, जो इन सारी चीजों से अलग वो अनिल देशमुख के दोनों बेटे, उनके परिवार वालों के द्वारा जो शेल कंपनियां ममता बनर्जी के कोलकाता से वो जो ऑपरेट कर रहे हैं, जहां करोड़ों रुपए का लेना देना हेरा फेरी हुई है, उसका जवाब कौन देगा। और ईडी ने इस केस को दर्ज करा के अनिल देशमुख के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि जहां अनिल देशमुख का फंसना बिल्कुल 100% वो लग रहा है। जी डॉक्टर साहब, अब बात कांग्रेस की। कोरोना संकट पर भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया है। मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार करने वाली सोनिया को करारा जवाब देते हुए नड्डा ने कहा, कांग्रेस अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। इतिहास इस संकट काल में कांग्रेस के नेताओं को छल कपट और ओछेपन के लिए याद करेगा। डॉक्टर साहब, पिछले 14 महीने में कांग्रेस ने जब भी मुंह खोला बेतुकी बातें की। अगर एक भी ढंग का सुझाव दिया होता तो लगता कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। देखिए, कांग्रेस की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो मुखिया है, जो सबसे बड़ा लीडर है राहुल गांधी, वो पता नहीं किस नशे में रहते हैं, वो पता नहीं किस हिसाब से चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, वो तो लगता ही नहीं कि वो कोई नेशनल लेवल का लीडर हो। दूसरी बात, वो हर दिन कुछ नई चीज़ों को लेकर के लोगों को डिमोरलाइज करता है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा तंत्र है, वो हिंदुस्तान को इस घड़ी में पूरी दुनिया में बेइज्जत करने पे तुला हुआ है। आप हिंदुस्तान के उल्टी पुल्टी खबरों को आप छपवा रहे हो। आपके कांग्रेस इकोसिस्टम के जो लोग हैं, वो हिंदुस्तान की सारी जो, आप ये बताइए, आज वैक्सीनेशन के लिए छाती पीट रहे हैं ये सारा विपक्ष। जब वैक्सीन आई थी तब यही लोग थे, मोदी ने क्यों नहीं लगाया, ये बीजेपी का वैक्सीन है, अभी इसका 3rd फेज का जो टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आया है, क्यों हड़बड़ी हम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि भाई फाइजर को बुला लो, चाइनीज वैक्सीन को बुला लो, पूरी दुनिया में। अब जैसे आज केजरीवाल ने कहा कि भाई सब कुछ फ्री कर दो, जो फॉर्मूला है वैक्सीन का पूरी दुनिया को दे दो। तो ये दरअसल न सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं, बल्कि वो इस कोरोना काल में जब घर घर के अंदर लोग डरे सहमे हुए बैठे हुए हैं, उनको और भी निगेटिव, जिसको कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल ही नकारात्मक सोच, नकारात्मक आइडियाज, नकारात्मक विचारों से जो है वो पूरे समाज को जो है और भी डर के माहौल में झोंकना चाह रहे हैं, ताकि इनके पास, इनको लगता है कि लोग परेशान होंगे और इस परेशानी में लोगों की भावनाओं को आप सरकार की तरफ मोड़ दो, ताकि इस देश के अंदर में एनार्की हो जाए, कोई व्यवस्था ना बन पाए। यही इनकी गंदी राजनीति है और इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। नड्डा साहब ने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि पत्थर पर सर पीटने से अपना ही सर फूटेगा, पत्थर को कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग बड़े घाघ लोग हैं, इनके सामने देश की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, देश के इमेज के बारे में कोई चिंता नहीं है। ये चंद पैसों के लिए देश को बेचने वाले नेता हैं, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात केजरीवाल की नई नौटंकी की। ऑक्सीजन के साथ साथ वैक्सीन का रोना रोने वाले केजरीवाल अब नए नए फॉर्मूले बता रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला सार्वजनिक होना चाहिए और सभी कंपनी को मिलना चाहिए, ताकि दिल्ली में वैक्सीन की कमी दूर हो सके। डॉक्टर साहब, क्या केजरीवाल अपने करीबियों से वैक्सीन बनवाएंगे और फिर जैसे उन्होंने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की, इसकी भी करेंगे? भाई, करीबी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो प्रस्ताव ही दे रहे हैं कि जो वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है उसको सार्वजनिक कर दो, सबको दे दो,
तो इसका मतलब तो ये चाइनीज एजेंट बैठा हुआ है यहाँ पे। ये केजरीवाल गारंटी लेंगे कि भाई सब सार्वजनिक कर देंगे तो पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं बनाएगी, चीन में नहीं बनाएगी, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, दुश्मन मित्र देश जो हैं वो नहीं बनाएंगे, हिंदुस्तान में भी जो लोग बनाएंगे वो असली नकली का भेद मिटा देंगे। क्या आप चाह रहे हो? जिस तरह का आप एनआरकी दिल्ली के अंदर में बना रखे हो, वैसे भी वैक्सीन को लेकर के एनआरकी क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हो कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में 2000 का गैस सिलेंडर वो 80-80 हज़ार रुपये में बिक रहा था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, होर्डिंग हो रहा था, जो नेता इनके जो केजरीवाल के जो नेता जिस तरह का कुकर्म कर रहे थे, क्या आप चाहते हो वैक्सीन को लेकर के भी वैसे ही कालाबाजारी हो? ये बात कि वैक्सीन कौन बनाएगा, कौन बना सकता है, ये टेक्निकल फैसले हैं और केजरीवाल को ये पता होना चाहिए कि जो कंपनियां वैक्सीन बनाने लायक हैं, जिनके पास वो कैपेसिटी है, वो सेफ्टी मेजर्स हैं, क्योंकि ये जो कोवैक्सीन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वो लाइव कोरोना वायरस को डील करता है, उसी से ये वैक्सीन बनाया जाता है। और अगर उसमें कोई चूक हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। केजरीवाल इसका जिम्मेदारी लेंगे? इनको लग रहा है कि पूरे वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया वो वैसे ही जैसे इन्होंने घटिया सा मोहल्ला क्लिनिक बना रखा था दिल्ली के अंदर में। तो ये बेकार की बचकानी बातें हैं। दरअसल केजरीवाल वैक्सीन के नाम पे एक ओछी राजनीति कर रहे हैं। वो दरअसल दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि ताकि जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो दवाई और जो ऑक्सीजन दिल्ली में आई है उसका ऑडिटिंग रोका जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में कालाबाजारी में जो इनके लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए ये केंद्र सरकार को वैक्सीन के नाम पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर किसानों के नकली ठेकेदारों के बेनकाब होने की। टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में हरियाणा पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के साथ साथ खुद को किसान नेता बताने वाले योगेंद्र यादव को भी नोटिस भेजा। बहादुरगढ़ की पुलिस ने योगेंद्र यादव से कई घंटे पूछताछ की। अब इस केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी योगेंद्र यादव को नोटिस भेजा है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता अनिल मलिक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर साहब, ये केजरीवाल, ये किसान गैंग, अब तो सबका पर्दाफाश हो रहा है। देखिए, वो जो योगेंद्र यादव बहुत ही चतुराई से कल वो एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो रंगे हाथ पकड़े गए। देखिए, एक तो एक बच्ची 26 साल की आती है आपके आंदोलन में, आपके आंदोलन के लोगों ने जो मैनेजर्स हैं उन लड़कियों को आप उन टेंटों में डाल देते हो जहां लड़के भी हैं, मेल भी हैं, नेता भी हैं। वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब आप माहौल आप देखिए। इस तरह की खबरें हम लगातार बताते रहे कि किस तरीके से शाम ढलते ही ये जो प्रोटेस्ट साइट्स है वहाँ पे शराब खुल जाता है, वहाँ पे डीजे भी चलता है, वहाँ ड्राई फ्रूट्स, पता नहीं वो ऐशो आराम की जगह बन गई थी। अब रेप की बात छिपाई गई, वो तो लड़की की डेथ हो गई, उसके फादर आ गए और उसके फादर ने उसके दोस्तों और सारी चीज़ों से जान पता करके इस मसले को खोला। अगर लड़की की मौत नहीं होती तो वो जो दरिंदे उसे वापस लेकर के जा रहे थे बंगाल छोड़ आते, किसी को पता नहीं चलता। पता नहीं और भी कितनी लड़कियों के साथ वहाँ पे दुष्कर्म हुआ होगा। ये लोगों को सामने आकर के दुनिया को बताना चाहिए कि किस तरीके से ये एक आंदोलन के नाम पे वहाँ पे दुष्कर्म का एक अड्डा बना हुआ था, तो ये भी बताना चाहिए। अब ये जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले योगेंद्र यादव, इन्होंने ये सोचा कि चूंकि अब ये भंडाफोड़ हो गया है तो लड़के के फादर के साथ मिलकर के इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये सारे इसमें नेता जो है, बड़े बड़े जो किसान मंच के नेता हैं, वो सब लोग आए उसमें। और ये देखिए कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये कि इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को भी बुलाया और उसको उसकी वीडियो भी रिलीज कर दी। आप पीड़िता का नाम भी ले रहे हो, पीड़िता के परिवार को भी दिखा रहे हो। यह तो अपने आप में एक जुर्म है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से योगेंद्र यादव फंसे हैं वो इसलिए कि इनको पूरी जानकारी थी कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। फिर भी ये तथाकथित फर्जी किसान नेताओं ने
इस मसले को ढकने छुपाने की कोशिश की, पुलिस को कंप्लेन नहीं किया, तो इस जुर्म में वो भी शरीक हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ही हमें मालूम चला हमने कार्रवाई की, हमने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? तो हमने उसके टेंट हटा दिए। मतलब ये कि जिस टेंट के अंदर उस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ उसका पूरा एविडेंस ही आपने उड़ा दिया। तो इनके ऊपर तो केस होना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इस तमाम ये जो फर्जी किसान नेता हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हो रही है, पुलिस ने 3 अलग अलग टीम बनाई है, एक SIT बनाई है और उससे ये तहकीकात आगे जाएगी। देखिए फिर आगे क्या होता है। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।